वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 504 तक पहुँच सकते हो। इस टेस्ट में हम सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पर, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 14 अगस्त 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ एक नई योजना है जिसकी घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018-19 की मौद्रिक नीति में की। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत बैंकों को आरबीआई से रात भर के लिए राशि मिल सकती है। देखिए, कुछ नया नहीं है ज़्यादा, ऐसा तो कोई न्यूज़ थी नहीं, गलत है, काफ़ी पुरानी है, 2011-12 की है। दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 2। तो देखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ बैंकों के लिए तब आखिरी विकल्प होता है जब वह उधार लेने के सभी विकल्प आजमा चुके होते हैं। यह बैंकों के लिए एक प्रकार से सजा की दर होती है। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इसी मुख्य उद्देश्य के साथ 2011-12 में शुरू की अंतर बैंक बाजार में एक रात के लिए उधार देने की दरों में अस्थिरता न आए और वित्तीय प्रणाली में सुगमता से मौद्रिक लेन देन होता रहे। बैंक एमएसएफ के जरिए सभी कार्य दिवसों में उधार ले सकते हैं। देखिए, हमारा जो पैसा बैंकों में होता है वो दैनिक, मतलब दिन के हिसाब से जो है बैंक उस पर ऋण देकर लाखों का मुनाफा कमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है और तीसरा स्टेटमेंट है। बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत में साख मूल्यांकन की शुरुआत 1988 में आईसीआईसीआई और यूटीआई ने मिलकर की थी और साख मूल्यांकन यानी क्रेडिट रेटिंग किसी व्यक्ति, कंपनी या फिर किसी देश के मामलों में किया जाता है। साख मूल्यांकन यानी क्रेडिट रेटिंग में आम लोगों को भी शामिल किया जाता है क्या? देखिए, लिखा तो व्यक्ति करेक्ट है, तीसरा दूसरा सारे के सारे सही हैं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। ये साख मूल्यांकन यानी क्रेडिट रेटिंग किसी व्यक्ति, कंपनी या फिर किसी देश के मामले में किया जाता है। मूडीज़ और S&P जैसी अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्थाएं देशों की प्रधानता का मूल्यांकन भी करती हैं, जिससे उस देश की उधार लेने की क्षमता का निर्धारण होता है। देखिए, साख मूल्यांकन में आम लोगों को भी शामिल किया जाता है, जो कि उपभोक्ता साख फर्मों के लिए काफ़ी मूल्यवान होते हैं। आम लोगों के साख डेटाबेस को संभालने के लिए मई 2004 में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो ऋण लेने वाले संभावित व्यक्तियों के बारे में जानकारी बैंकों और वित्त संस्थाओं को उपलब्ध कराता है। नंबर 3 पर आ जाइए। लीड बैंक योजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, नरीमन समिति की सिफारिशों के आधार पर लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई। किसकी सिफारिश के आधार पर? नरीमन समिति। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। लीड बैंक की योजना नरीमन समिति की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना करेक्ट है। पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। सी है इसका आंसर। तो देखिए, लीड बैंक योजना के विचार की उत्पत्ति प्रोफेसर DR गाडगिल की अध्यक्षता वाले अध्ययन समूह के निष्कर्षों से प्रभावित है। 1969 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साख विस्तार कार्यक्रम पर बनी नरीमन समिति ने क्षेत्र संबंधी दृष्टिकोण यानी एरिया अप्रोच अपनाते हुए लीड बैंक योजना की शुरुआत करने की सिफारिश की थी। और इस क्षेत्र दृष्टिकोण की इकाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट निर्धारित की गई थी, मतलब जिला होगा, जिला, तथा प्रत्येक जिला जो है वो लीड बैंक की भूमिका निभाने वाले बैंकों को आवंटित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में इनमें से कौन शामिल हैं? बचत संग्रहण, बचत सृजन, बचत का निवेश। बचत संग्रहण तो शामिल है इसमें, बचत सृजन भी शामिल है, निवेश भी शामिल है, सारे के सारे शामिल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। तो किसी की अर्थव्यवस्था में बचत सृजन, बचत संग्रहण तथा उत्पादन क्षेत्र में बचत के निवेश की समग्र प्रक्रिया को पूंजी निर्माण कहा जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। किसी देश की पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के महत्वपूर्ण कारक हैं। पूंजी उत्पाद अनुपात यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो और समृद्धि की वांछित दर यानी डिज़ायरेबल रेट ऑफ ग्रोथ, ये दोनों के दोनों हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, किसी निश्चित उत्पादन के लिए वांछित कुल पूंजी के आनुपातिक मूल्य को ही पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के महत्वपूर्ण कारक समृद्धि की वांछित दर और पूंजी उत्पाद अनुपात होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, उत्पादन में इकाई वृद्धि के लिए पूंजी में वांछित वृद्धि के आनुपातिक मूल्य को वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात का निम्नतम मूल्य निवेश की उच्च उत्पादकता का सूचक है। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात का निम्नतम मूल्य निवेश की उच्च उत्पादकता का सूचक है, निम्न उत्पादकता का नहीं है। दूसरे को एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो देखिए, उत्पादन में इकाई वृद्धि के लिए पूंजी में वांछित वृद्धि के आनुपातिक मूल्य को वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं, यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ICOR कहते हैं। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का निम्नतम मूल्य निवेश की उच्चतम उत्पादकता का सूचक होता है, ना कि निम्न उत्पादकता। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, किसी संस्था के वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात ICOR जो भी पढ़ा था का मान जितना कम होगा उसकी साख यानी क्रेडिट उतनी ऊंची होगी। वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ऐसा है क्या? ICOR का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। किसी संस्था के वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात ICOR का मान जितना कम होगा उसकी साख यानी क्रेडिट उतनी ऊंची होगी। वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात ICOR का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, इसलिए सी सही विकल्प होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, हमारे देश में यानी भारत में घरेलू बचत का मान सर्वाधिक है। घरेलू बचत के बाद क्रमशः निगम बचत और सरकारी बचत आते हैं। बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो हमारे देश में यानी भारत में घरेलू बचत का मान सर्वाधिक है, उसके बाद निगम बचत और सरकारी बचत आते हैं। साधारणतः सरकारी बचत का मान ऋणात्मक होता है और इस ऋणात्मक राशि को राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से निजी निगम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कौन कौन आता है इसमें निजी निगम क्षेत्र के अंतर्गत? नॉन गवर्नमेंटल फाइनेंशियल कंपनीज़, नॉन गवर्नमेंटल कंपनीज़ और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन यानी गैर सरकारी वित्त कंपनियां, गैर वित्त कंपनियां, सहकारी संस्थाएं। कौन कौन है इसमें? देखिए, ये तीनों के तीनों हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हैं। बात करें निजी निगम क्षेत्र में तो गैर सरकारी वित्त कंपनियां यानी नॉन गवर्नमेंटल फाइनेंशियल कंपनीज़, गैर वित्त कंपनियां, नॉन गवर्नमेंटल कंपनीज़ और सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन आदि आते हैं। अगर बात करें गृह क्षेत्र में, वो तो निगम क्षेत्र में हो गया, निजी निगम क्षेत्र में। अगर बात करें गृह क्षेत्र में तो व्यक्ति, एकल स्वामित्व में स्थापित फर्में, साझेदारियां यानी पार्टनरशिप्स और लाभ के लिए काम न करने वाले संगठन जैसे कि शिक्षा ट्रस्ट आदि आते हैं। याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या क्या है ये? कृषिगत आय पर कराधान न होना, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, निजी क्षेत्र का असंतोषजनक योगदान, सार्वजनिक क्षेत्र की असंतोषजनक निष्पत्ति। अब बताइए, उपरोक्त में से कौन से भारत में असंतोषजनक बचत दर के कारण हैं? कौन कौन हैं भारत में असंतोषजनक बचत दर के? कौन से कारण हैं इनमें से? कृषिगत आय पर कराधान न होना, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। प्रति व्यक्ति आय का निचला स्तर
निजी क्षेत्र का असंतोषजनक योगदान क्या ये है। सार्वजनिक क्षेत्र की असंतोषजनक निष्पत्ति है। तो सारे के सारे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, भारत में असंतोषजनक बचत दर के उपरोक्त सभी कारण जो ऊपर दिए हैं। भारत में निगम क्षेत्र की बचत काफ़ी समय तक बहुत कम रही। निजी निगम क्षेत्र का कुल बचत में बहुत कम योगदान होने के कारण भारतीय कंपनियों की कार्यकुशलता के निम्न स्तर के फलस्वरूप उनकी लाभप्रदता का नीचा होना रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की असंतोषजनक निष्पत्ति की वजह से इसका देश की बचत में ज़्यादा योगदान कभी नहीं रहा। अब देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की इस संबंध में असफलता के मुख्य रूप से दो कारण रहे हैं। सरकार का बढ़ता हुआ अनुत्पाद खर्चा उनका, और सार्वजनिक उद्यमों की निम्न लाभप्रदता दर। तो ये पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार से रिलेटेड 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लेना। इकोनॉमिक्स थोड़ी क्लिष्ट होती है, और जब उसको हिंदी में पढ़ते समझते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा और क्लिष्ट लगती है। तो इसलिए कम से कम 2 बार इसका रिवीजन कर लेना आप। धन्यवाद।